Hello everyone, I hope you are doing well and welcome to my YouTube channel Learn with Shini. So what's our topic today? Our topic is a new conservatism after 1815. So यहाँ पे हमको एक नई आइडियोलॉजी पढ़नी है. What is conservatism? ठीक है. तो उसको पढ़ने से पहले हम एक बार अपने चैप्टर को रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है पीछे. सो हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो हमने चैप्टर को अगर सेक्शन में डिवाइड करें तो फर्स्ट सेक्शन में हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन. हमने फर्स्ट सेक्शन में देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है, हमने पूरा फ्रांस का पूरा सिस्टम देखा कि वहाँ पे रेवोल्यूशन किसी तरह से रिवाइज की. हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को भी पढ़ा. सेकेंड सेक्शन को हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया है. दैट नेशनलिज्म इन यूरोप. सो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी यूरोप में कैसे स्प्रेड हुई वो देखना है हमको. प्लस नेशनलिज्म का हमको यूरोप की हमने सोसाइटी पढ़ी थी कि पूरी यूरोप की पहले सेक्शन में हमने बस फ्रांस के बारे में पढ़ा था. दूसरे सेक्शन में हमने पूरे यूरोप की बात करी थी. मीन्स पूरे यूरोप में सोसाइटी कैसी थी, तो वहाँ पे हमने एरिस्टोक्रेसी देखा, मिडिल क्लास को देखा था. ठीक है, फिर वहाँ से हम निकल के आए एक लिबरल नेशनलिज्म. लिबरल्स जो थे उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको हमने पढ़ा. लिबरल नेशनलिस्ट जो थे उनकी आइडियोलॉजी पढ़ी थी. अच्छा, लिबरल नेशनलिस्ट जो थी उनकी कुछ डिमांड थी. बेटा एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे 1848 में आए थे. ठीक है, सो उनकी लिबरल नेशनलिस्ट जो थे इनकी डिमांड्स क्या क्या थी, ये क्या चाहते थे. लाइक इनकी पॉलिटिकल अगर देखें एरिना में तो क्या चाहते थे, या फिर इकोनॉमिकली सोशली ये क्या क्या चाहते थे, इनकी डिमांड्स क्या क्या थी. तो अगर पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली जो लिबरल्स थे, मैंने बताया था, हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था कि जो फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है, तो फ्रांस में जब रेवोल्यूशन होता है तो वहाँ के जो लिबरल्स होते थे, फ्रांस के जो लिबरल्स थे, उन्होंने पॉलिटिकली क्या क्या डिमांड किया था पॉलिटिकली. तो वो आप कमेंट करके बताइएगा. कुछ 3-4 पॉइंट है पॉलिटिकली जो फ्रांस के लिबरल्स थे उन्होंने क्या क्या डिमांड किया था. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है उसको. अगर याद है देन मेक श्योर कि आप लोग कमेंट करके नीचे बताइए. ओके, सो अब न्यू आइडियोलॉजी हमको यहाँ पे पढ़नी. लिबरल्स पढ़ लिए. अब यहाँ पे दैट न्यू आइडियोलॉजी इज कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. ओके, सो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815. जब नेपोलियन का डिफीट हो जाती है 1815 में. 1815 मीन्स कौन सा बैटल था? बैटल ऑफ वाटरलू. बैटल ऑफ वाटरलू में कौन कौन सी कंट्रीज थी? प्रब. देखिए यहाँ पे कैसे समझेंगे. प्रब, PRAB मीन्स P से प्रशिया, R फॉर रशिया, A फॉर ऑस्ट्रिया, B फॉर ब्रिटेन. मीन्स प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन सारी कंट्रीज ने मिलकर क्या किया था, जो फ्रांस है उसको यहाँ पे जो नेपोलियन था, नेपोलियन को डिफीट किया था. बैटल ऑफ वाटरलू, याद रखिएगा, बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815. राइट. सो यहाँ पे आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1859 जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म. अब जब यूरोप में एक तरह से जो हमने देखा था कि नेपोलियन आता है, एक तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग जो सारी आई थी, मोनार्की सिस्टम को हटाया गया था, वो वापस अब आ जाती है. यहाँ पे कंजर्वेटिज्म आ जाते हैं. कंजर्वेटिज्म बेसिकली क्या होता है? सो कंजर्वेटिव्स जो होते हैं बेटा, कंजर्वेटिज्म जो होता है यहाँ पे एक बात होती है कि जो ट्रेडिशनल वाली चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उनको क्या किया, ट्रेडिशनल चाहे वो इंस्टीट्यूशन है, चाहे ट्रेडिशनल चाहे थिंकिंग है, ट्रेडिशनल चाहे सोसाइटी है, उनको क्या किया जाए, वापस से रीस्टैब्लिश किया जाए. ठीक है, ये वो चाहते थे. ये ट्रेडिशनली चीज़ों को फॉलो करते थे. ये चाहते थे कि जो सोसाइटी में चेंजेस होंगे ना, वो ऐसे अचानक से नहीं हो सकते हैं, वो धीरे धीरे करके होंगे. आप ट्रेडिशनली चलो भाई, अब धीरे धीरे सोसाइटी में चेंजेस हो जाएंगे. सो दे वर कंजर्वेटिव. ओके, तो ये सारे कंजर्वेटिज्म की जो स्प्रिट थी वो धीरे धीरे अब यूरोप को वो ड्राइव करने लगी. अब तरह से वो चलने लगी यहाँ पे यूरोप में. सो कंजर्वेटिज्म बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी. वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को वापस ला के सेटअप करना चाहते थे. कौन कौन से? लाइक मोनार्की, चर्च, सोशल हियरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व. यहाँ पे वो चाहते थे मोनार्की को वापस ले आया जाए. चर्च वगैरह जो हट गए थे, चर्च वगैरह को ले आया जाए. सोशल हियरार्की जो हम लोग पढ़ रहे थे, सोशल स्टेटस होते थे, उसको वापस से लाया जाए. प्रॉपर्टी, फैमिली, इन सबको क्या किया जाए, प्रिजर्व करके रखा जाए कि कुछ ही सेक्शन क्या है, प्रॉपर्टी उसको ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें. ठीक है. Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. तो यहाँ पे देखिए एक जो मोस्ट ज़्यादा मेजॉरिटी सेक्शन थी वो एकदम से नहीं चाहती थी कि हम यहाँ एक तरह से, अगर नेपोलियन का एरा आया था तो हम यहाँ पे अगर निकल के तो वापस इस एरा में चले जाएं. वो ऐसा नहीं चाहते थे. दे वांट कि जो मॉडर्नाइजेशन नेपोलियन लेके आया था, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में हमने देखा था कि नेपोलियन ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करी थी.
सो यहाँ पे वो चाहते थे कि जो मॉडर्नाइजेशन एक तरह से आया था वो उसको रखा जाए, उसको हम कंटिन्यू करें, ठीक है, उसको हम वापस से हम उसको पूरी तरह से उसके इफेक्ट को ख़त्म करके हम वापस रीबैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक तरह से वहाँ से रीबैक है ही नहीं, हम उस चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए चले। एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, सो ब्रिटिश ने बेटा यहाँ पे आके रूल किया, ठीक है, रूल किया तो यहाँ पे अच्छी चीज़ें भी कुछ कुछ उन्होंने करी। लाइक सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अच्छी चीज़ें ली जाए यहाँ पे तो क्या हो सकती है, रेलवे। यस, रेलवे सही चीज़ आई आपके दिमाग में। तो उन्होंने रेलवे यहाँ पे स्टैब्लिश की, रेलवे ट्रैक वगैरह बिछाया। तो यहाँ पे एक तरह से मॉडर्नाइजेशन लेके आई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आई कि हम बहुत आराम से इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक, हम चाहते थे कि ब्रिटिशर चले जाएं कि वो भाई वो रूल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम ये चाहते थे। तो अच्छा जब ब्रिटिशर चले जाए तो आप क्या चाहते हैं कि रेलवे ट्रैक भी लेके चले जाएँ? नो, आप चाहते थे कि बस ब्रिटिशर्स चले जाए, वो रूलर्स क्योंकि वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो अच्छे से रूल नहीं कर रहे हैं, वो चले जाए। बट आपने रेलवे को एक्सेप्टेंस दी कि नहीं थी? दी ना। आपने बाद में चल के रेलवे को और डेवलप कराया, बहुत सारे स्टेशंस वगैरह सेटअप किए गए, हमने और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रेल रन करने लगी। सो धीरे धीरे हमने स्टैब्लिश किया। तो बेसिकली हमने रूलर्स को हटाया, उनकी जो भी टेक्निक्स थी, उन्होंने जो भी इम्प्रूवमेंट लाई थी सोसाइटी में, उसको नहीं हटाया। सो वही बात यहाँ पे कर रहे हैं हम कि जो मॉडर्नाइजेशन थी उसको हम नहीं हटाएंगे, बिकॉज हमारी जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, हमारी जो मोनार्कियल सिस्टम भी है, उसको भी एक तरह से ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। कैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी? जैसे देखिए, a modern army, an effective bureaucracy, a dynamic economy and the abolition of feudal and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe। देखिए यूरोप में अब ऑटोक्रेटिक सिस्टम आ गया। ऑटोक्रेटिक सिस्टम मीन्स खुद से वो डिसीजन ले रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वहाँ पीपल का डिसीजन नहीं है, एक रूलर का डिसीजन है, मोनार्की चल रही एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपकी मॉडर्न आर्मी हो गई, अब देखिए मॉडर्न आर्मी हो जाएगी तो वो जो राजा की पावर है, राजा अपनी पावर को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। किंग की पावर है, किंग अपने अगल बगल के एरिया या फिर पीपल को कंट्रोल में कर सकता है अगर उसके पास आर्मी ही मॉडर्न होगी, ठीक है। सो इस तरह से उनकी पावर को क्या मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है। एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी मीन्स अगर जैसे कि यहाँ पे नेपोलियन लेके आया था ब्यूरोक्रेसी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी लेके आया था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से कर रहा था। अगर यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट हो जाएगी तो वो अच्छे से रूल करेगी, कोई करप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगी, राजा को ही फायदा मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक डायनेमिक इकोनॉमी देखने को मिलेगी, डायनेमिक इकोनॉमी एंड द एबोलिशन ऑफ फ्यूडल एंड सर्फडम। तो यहाँ पे जो सर्फडम था, फ्यूडल सिस्टम था, उसको एबोलिश करने की बात करी इन लोगों ने, ठीक है। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर, जिन्होंने जीता था, लाइक ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, इन सारे दोनों चारों कंट्रीज ने मिलके एक तरह से मिलके एक क्या बुलाई, मीटिंग बुलाई, ठीक है, मीटिंग बुलाई। एंड यहाँ पे मीटिंग को ऐसे यहाँ पे नाम दिया गया कांग्रेस। क्या नाम दिया गया, कांग्रेस। कहाँ पे मिलते हैं ये, वियना में मिलते हैं, वियना में मिलते हैं, किस लिए, सेटलमेंट करने के लिए। चलिए डिस्कस करें, हमने नेपोलियन को तो हरा दिया, अब क्या करते हैं आगे। तो आगे मिलकर यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना होती है एंड इस मीटिंग को क्या नाम दिया था बेटा, कांग्रेस। एंड इस मीटिंग को होस्ट किसने किया था, नाम याद रखिएगा, ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक बहुत मेजर नाम है, इसको याद रखिएगा, ड्यूक मेटरनिक ये होस्ट करते हैं। ये कौन होते हैं, ही वॉज द ऑस्ट्रियन चांसलर, ठीक है। इनका नाम बाद में चैप्टर में आगे आता रहेगा, तो नाम याद रखिएगा। सो दैट डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना साइन करते हैं 1815 में, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम इनटू यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर। सो जो नेपोलियन के टाइम पे जो भी चेंजेस वगैरह आए थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो इसके बारे में ये लोग क्या नतीजे पे निकलते हैं, इनके रिजल्ट क्या होते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना साइन उन्होंने करी, तो इसमें क्या रिजल्ट निकल के आता है, वन बाय वन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, मेजर पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, बॉर्बन डायनेस्टी। बॉर्बन डायनेस्टी कौन थी, क्योंकि नेपोलियन यहाँ पे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वहाँ पे जो रूल करती कौन थी, बॉर्बन डायनेस्टी थी। सो बॉर्बन डायनेस्टी को जो हटा दिया गया था उसको वापस से क्या किया गया, डिपोस्ट किया गया, ठीक है, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पे बॉर्बन डायनेस्टी को वापस से रखा गया, उनको पावर में लाया गया। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। सो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, बॉर्बन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया गया, रिस्टैब्लिश किया गया। दूसरा पॉइंट है कि जो फ्रांस ने टेरिटरी वगैरह जीती हुई थी नेपोलियन को, आपने पता है नेपोलियन ने फ्रांस के बाहर भी टेरिटरी जीत के वहाँ पे भी अपने जो आइडियाज़ थे उनको स्प्रेड किया था, ठीक है। सो उन जो टेरिटरीज को उसने जीता था, अब वो क्या किया, उनको क्या कर दिया, खो दिया, यहाँ पे लॉस्ट। अब यहाँ पे फ्रांस से वो सारी टेरिटरी को छीन लिया गया।
अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स, देखिए फ्रांस है, फ्रांस के अगल बगल आजू बाजू नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बहुत सारी स्टेट्स को सेटअप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उससे जो फ्रांस होगा ये फर्दर एक्सपेंशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बार चीज़ें आ जाती हैं, अगर फ्रांस के लोगों को पता चल गया कि हमारे अंदर वो ताकत है, हम वो कर सकते हैं, तो वो बाद में फिर करने की कोशिश करेंगे, तो वो फर्दर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन ना कर पाए। इसके लिए यहाँ पे क्या कर दिया, इसके अगल बगल स्टेट कर दिए, बहुत सारे बफर स्टेट आप बोल सकते हो, छोटे छोटे से स्टेट स्टैब्लिश कर दिए क्या। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, सो इंडिया की अगर एग्जांपल है तो इंडिया में छोटे छोटे से कौन से बफर स्टेट का काम कौन करते हैं, नेपाल एंड भूटान। यहाँ पे चाइना है ऊपर, ठीक है, नीचे कौन है, इंडिया। यहाँ पे देखिए नेपाल है एंड भूटान है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली इंडिया चाइना हो जाए अगल बगल, तो यहाँ पे कुछ भी हो आपस में भाई तुरंत अटैक हो गया, यहाँ से अटैक हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बफर स्टेट हमारे नेपाल है, तो यहाँ पे ठीक है भाई हमको नेपाल से होके जाना पड़ेगा, उनको भी नेपाल से होकर आना पड़ेगा एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे उस तरह से बफर स्टेट का काम करेंगे तो लड़ाई वगैरह होने के चांसेस, या फिर जहाँ पे अपनी टेरिटरी वगैरह एक्सपेंशन जो करते हैं वो चांसेस क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। फ्रेंच के एक्सपेंशन को रोकने के लिए बेसिकली यहाँ पे छोटे छोटे से स्टेट्स को क्या कर दिया गया, सेटअप कर दिया गया। सो 3 पॉइंट्स आर क्लियर, नाउ 4 द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। सो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया जा रहा है बेटा, देखिए नीदरलैंड, किंगडम ऑफ द नीदरलैंड को सेटअप किया गया कहाँ पे, नॉर्थ में, ठीक है। एंड साउथ में किसको किया गया, साउथ में जेनोवा, साउथ में जेनोवा एंड नीदरलैंड को नॉर्थ में सेटअप किया गया। ओके, प्रूशिया को कहाँ पे किया गया, सॉरी प्रूशिया। सो नेक्स्ट प्रूशिया जो थे, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया 2 कंट्रीज थी यहाँ पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया। इन तीनों के कंट्रीज की बात करें तो इनको क्या मिलता है, जो ट्रीटी ऑफ वियना साइन होता है क्या क्या मिलता है। सो जो फ्रांस से टेरिटरीज ले ली गई उसका जो वेस्टर्न पार्ट होता है प्रूशिया को दिया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल टू द नदर्न इटली, इटली का जो नदर्न पोर्शन है वो किसको दे दिया गया, ऑस्ट्रेलिया को दे दिया गया। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, जो जर्मन कॉन्फेडरेशन हमने पढ़ा था 39 स्टेट्स का जो कॉन्फेडरेशन था, एक तरह से जर्मनी जो बटी हुई है वो अभी भी एक तरह से उसको हम अनटच रखते हैं, उसको किसी को नहीं देते हैं, वो अभी भी अपना इंडिपेंडेंट है। रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रूशिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी। रशिया को कुछ पोलैंड का कुछ पोर्शन दिया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली वही है कि यहाँ पे आप एक लाइन में बोल सकते हो कि यहाँ पे टेरिटरीज वर एडेड टू द कंट्रीज लाइक प्रूशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया। इन सारी कंट्रीज को क्या होता है कि कंट्रीज इनको टेरिटरीज क्या हो जाती हैं, दी जाती हैं। और यहाँ पे किससे टेरिटरी ली गई है, फ्रांस से। एक बार रिवाइज करते हैं कौन कौन से ट्रीटी ऑफ वियना में कौन कौन से पॉइंट थे। सो फर्स्ट पॉइंट वॉज कि बोर्बन डायनेस्टी जो है उसको वापस से रिस्टोर की गई थी, ठीक है। फ्रांस से उसकी टेरिटरी छीन ली गई थी जो भी उसने नेपोलियन के टाइम पे जीती हुई थी। तीसरी पॉइंट कि यहाँ पे बहुत सारे बफर स्टेट को इस्टेब्लिश किया जाता है कहाँ पे, फ्रांस की बाउंड्रीज पे, ताकि वो फर्दर एक्सपेंशन ना कर पाए, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट कि यहाँ पे जो भी कंट्रीज थी लाइक ऑस्ट्रिया, जो भी ट्रीटी ऑफ वियना साइन करती हैं, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड प्रूशिया, इनको बहुत सारी टेरिटरीज क्या की जाती हैं, दी जाती हैं। ओके, यस। सो यहाँ पे द मेन इंटेंशन ऑफ वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। सो ट्रीटी ऑफ वियना जो बेसिकली साइन की जाती है, इसका मेन इंटेंशन क्या होता है, इसका मेन इंटेंशन होता है कि जो मोनार्की थी, जो मोनार्की को बाहर निकाल के फेंक दिया गया था, एक तरह से हटा दिया गया था, उसको क्या किया जाए, वापस से रिस्टोर किया जाए एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर। एक तरह से जो ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा था उसको वापस से क्या किया जाए, रिस्टोर किया जाए। ओके, सो एक तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंजर्वेटिस्ट की यहाँ पे रिजीम स्टार्ट हो रही है। सो कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815। ओके, यहाँ पे 1815 जैसे यहाँ पे हो गया, ट्रीटी ऑफ वियना साइन हो गया तो कंजर्वेटिस्ट आ गए। सो यहाँ पे क्या करते थे, अब कंजर्वेटिव की बात कर लिया, उनकी रूलिंग की बात करें। सो दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू कर्व एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो बेसिकली बेटा ये क्या कर रहे हैं कि ये टॉलरेट है ही नहीं, टॉलरेंट है ही नहीं कि इनके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता है, ठीक है। इनके खिलाफ ना कोई कुछ बोल सकता है, ना इनके खिलाफ कोई भी चीज़ें स्प्रेड कर सकता है, ना इनके खिलाफ कोई कुछ कर सकता है, कोई एक्टिविटी इनके खिलाफ हो ही नहीं सकती है, ठीक है। सो उसके लिए एक तरह से बेसिकली यहाँ पे अपनी जो गवर्नमेंट है यहाँ पे सेंसरशिप लगा के रख रहे हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग। सो मोस्टली जो सेंसरशिप लगा के रखी थी वो इसलिए लगा के रखी थी कि जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, बुक्स हैं, प्लेज हैं, सॉन्ग है, उनमें क्या क्या दिखाया जाएगा, क्या क्या नहीं दिखाया जाएगा, टोटली उस पर क्या करके रखा था इन लोगों ने, जो कंजर्वेटिव थे उन्होंने कंट्रोल करके रखा था,
ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बहुत सारी आइडियोलॉजी जो थी अभी भी लोगों के मन में थी, सो उसकी बातें कहीं से ना होने पाए, फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहीं पे कोई बातें ना करे, उसकी आइडियाज़ को कोई डिस्कस ना करे, उस पर भी इसने रोक लगा के रखा था कि आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि भाई लोग बात करेंगे तो उनके मन में भी धीरे धीरे आने लगे कि हाँ अच्छा उन्होंने ऐसा किया था, हम क्यों नहीं कर सकते, तो वो चीज़ आएगी ना। सो बेसिकली वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने की पूरी तरह से क्या थी, बाउंडेशन थी, आप नहीं कर सकते हो, पूरी तरह से कर्व करके रखा हुआ था। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स, बट फिर भी बेटा कितना भी आप लोगों के मन में अभी भी जो लिबरल्स थे उनके लिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की फीलिंग थी वो भी कंटिन्यू कर रही थी, उनके मन में कहीं ना कहीं था कि हमको राइट्स चाहिए, ठीक है। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो यहाँ पे जो लिबरल्स थे उनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर डिमांड थी यहाँ पे वो यही थी कि यहाँ पे हमको भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए। जो कंजर्वेटिव्स थे यहाँ पे देख रहे हैं आप कैसे सेंसरशिप लगा के रखा है, न्यूज़पेपर को बांध के रख दिया, बुक्स हैं या फिर कोई भी शॉप्स है, पूरे हर चीज़ को उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है, सेंसरशिप लगा के रखा है। सो वही यहाँ पे जो लिबरल्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं किसकी, फ्रीडम ऑफ प्रेस की। ओके, नाउ नेक्स्ट द रिवोल्यूशनरीज। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जो अब यहाँ पे आगे एक नई आइडियोलॉजी निकल के आ गई। देखिए हमने लिबरलिज्म पढ़ा, हमने फिर कंजर्वेटिज्म पढ़ा। नाउ नेक्स्ट इज रिवोल्यूशनरीज की एक ग्रुप निकल के आ रहे हैं। रिवोल्यूशनरीज बेसिकली लिबरल्स ही होते हैं, वही लिबरल्स नहीं बोल सकते, एक मिडिल क्लास सेक्शन के जो पीपल होते हैं जो एक रिवोल्यूशन करना है। अच्छा, रिवोल्यूशनरीज की बात आ रही है यहाँ पे। सो रिवोल्यूशनरीज आप बताएंगे कि इंडिया में भी कुछ रिवोल्यूशनरीज थे, कुछ रिवोल्यूशन उनके नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपकी इजी कर दे रही हूँ, रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी। अब तो बहुत इजी हो, अब तो 2-4 नाम तो दिमाग में आ ही गए होंगे। सो मेंशन कर दीजिएगा कमेंट करके, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, देशभक्ति है, तो आपको नाम तो भाई पते होने चाहिए कि हमारे क्रांतिकारी कौन थे, रिवोल्यूशनरी कौन थे, ठीक है। सो द रिवोल्यूशनरीज, सो ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 के बाद से एक फियर ऑफ रिप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे लोग सेंसरशिप लगा रहे थे, कंजर्वेटिव जो थे, सो वो ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। सो जो लिबरल नेशनलिस्ट थे अब उनको अंडरग्राउंड कर दिया, मीन्स अब वो छुप छुप के मिलते थे, छुप छुप के ग्रुपिंग करते थे, छुप छुप के बातें करते थे, क्योंकि भाई ओपनली नहीं कर सकते, ओपनली फ्रेंच रेवोल्यूशन उसकी बातें नहीं कर सकते, ओपनली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें ओपनली नहीं कर सकते, इसलिए अब क्या कर लिया उन्होंने, अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया, ठीक है। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन, बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ वगैरह सेटअप होने लगी, ठीक है। किस लिए, ताकि जो रिवोल्यूशनरीज हैं उनको ट्रेन किया जाए, जो रिवोल्यूशन को ट्रेन किया जाए, उनकी आइडिया को धीरे धीरे क्या किया जाए, स्प्रेड किया जाए। आपने देखा होगा कि इंडिया में भी ऐसी चीज़ें चली थी, इंडिया में भी ब्रिटिशर्स से छुप छुप के हमारे जो रिवोल्यूशनरीज थे वो छुप छुप के अपनी ग्रुपिंग करते थे, सबके सामने तो नॉर्मल, बट छुप के वो अपने आप को एम्यूनिकेट मीन एम्यूनिशन वगैरह होते हैं, हथियार वगैरह होते हैं, अपने आप को उससे हथियार बंद कर लेते थे कि इकट्ठा करते थे, कैसे हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कर पाए, तो अपनी तरह से आइडिया वगैरह स्प्रेड करते थे। सो टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन टेक कमिटमेंट टू अपोज द मोनार्कियल फॉर्म। तो यहाँ पे अगर आप रिवोल्यूशनरी हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि आप मोनार्कियल सिस्टम को क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, जिसको हमारे वियना कांग्रेस में जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, जो वहाँ पे मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग को क्या नाम दिया गया था, कांग्रेस। तो वो कांग्रेस जो मीटिंग बुलाई गई थी वियना कांग्रेस ने जो दी हुई थी कि मोनार्कियल सिस्टम इस्टेब्लिश हो गई है, उसको आप भाई कर रहे हो क्या, अपोज, ठीक है। So most of these revolutionaries also saw the creation of nation state as a necessary part of this struggle for freedom. So अभी डिमांड की बात करें, नेशनलिस्ट जो थे, नेशनलिस्ट की डिमांड क्या थी, सो इन्होंने बेसिकली डिमांड करी थी लिबर्टी की, फ्रीडम की। इनकी डिमांड क्या थी, लिबर्टी, भाई हमको फ्रीडम चाहिए, क्योंकि आपने जो सेंसरशिप लगा के रख दिया ये नहीं चलेगा अब, तो हमको लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, दे वांटेड द क्रिएशन ऑफ द नेशन स्टेट। सो अगेन यहाँ पे नेशन स्टेट आ गया, अब उनको चाहिए नेशन स्टेट, मतलब जो आपने बहुत सारे पैचवर्क करके रखे हुए हैं, यहाँ पे भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारे आपने जो एक नेशन है, नेशन को डिवाइड करके रखा हुआ है, जैसे भी आपने देखा लास्ट सेक्शन में कैसे नदर्न इटली को उठा के किसी और को दे दिया, ठीक है। सो यहाँ पे पूरी इटली है, उसमें नदर्न को किसी उठा के किसी दूसरे स्टेट को दे दिया। सब डिवाइड करके जो ये काम रख रहे हो, चला रहे हो काम, इससे नहीं काम चलेगा। आपने छोटे छोटे स्टेट बांट के राजा महाराजा को रूल करने बैठा दिया है, नो, आप एक नेशन स्टेट बनाओ ना भाई, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है यूनाइटेड हैं।
सो वहाँ पे ये चाहते थे, जो रिवोल्यूशनरीज थे वो चाहते थे कि नेशन स्टेट को यहाँ पे उनके स्ट्रगल की, जो उनका फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें उसको एक तरह से उसका एक हिस्सा हो उसका, कि हमको एक नेशन स्टेट बनाना है। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारे रिवोल्यूशनरी हुए थे। यहाँ पे एक मेजर जो रिवोल्यूशनरी थे, ही वॉज द इटालियन रिवोल्यूशनरी गिसिप्पी मैज़नी। कौन थे? गिसिप्पी मैज़नी, नाम याद रखिए, गिसिप्पी मैज़नी। ही वॉज एन, कहीं पे आ गया क्वेश्चन कुछ, गिसिप्पी, हु वॉज द गिसिप्पी मैज़नी, तो आप सिंपल से लिखेंगे ही वॉज एन इटालियन रिवोल्यूशनरी। ओके, गिसिप्पी मैज़नी, बोर्न इन जेनोवा इन 1807, 1807 में इनका बर्थ हुआ था। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी, यहाँ पे सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं। एंड 24 एज में ही वॉज सेंट इनटू एक्साइल। एक्साइल मीन्स होता है बेटा कि आपको कंट्री से बाहर निकाल दिया जाता है। सो इनको क्यों कंट्री से बाहर निकाला गया? इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। सो यहाँ पे इन्होंने एक रेवोल्यूशन करने की कोशिश करी, मोनार्किकल सिस्टम को हटाने की कोशिश करी, एंड यहाँ पे रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करी थी लिगुरिया में, इसलिए इनको एक्साइल, बाहर देश से बाहर निकाल दिया गया था। बाद में इन्होंने क्या किया? ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज। बाद में जाके इन्होंने 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ को क्या किया? फाउंड किया। क्या नाम थे? फर्स्ट वॉज यंग इटली इन मर्सिलीज। ओके, सेकेंड वॉज यंग यूरोप इन बर्नी। बर्नी कहाँ है? बर्नी इज स्विट्जरलैंड में है। देखिए यंग यूरोप, यहाँ पे जैसे इटली के लिए इन्होंने बनाया यंग इटली, 2 सोसाइटी बनाई, एक इटली के लिए बनाया यंग इटली, मर्सिलीज में बनाई थी, एंड पूरे ऑल ओवर यूरोप के लिए इन्होंने बनाया क्या? बर्नी, जो है स्विट्जरलैंड में। यंग यूरोप बनाया बर्नी में। सो हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मनी स्टेट। तो यहाँ के जो इसके मेंबर्स होते थे, सोसाइटी के मेंबर्स थे, दे वर लाइक माइंडेड का मतलब जो रिवोल्यूशनरी ही थे, उनका दिमाग भी एक तरह से, माइंड जो था वो रिवोल्यूशनरी था, गिसिप्पी मैज़नी की तरह ही उनकी सोच थी। ठीक है, तो कौन कौन से थे? पोलैंड से थे, फ्रांस से थे, इटली से थे, एंड जर्मनी स्टेट से थे। ओके, सो नाउ मैज़नी क्या था? मैज़नी की थिंकिंग क्या थी? मैज़नी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। गॉड जो है, गॉड ने नेशन को एक तरह से यूनाइटेड करके, जो नेशन है उसको यूनाइटेड फॉर्म में भेजा है कि ये मैनकाइंड की क्या है? नेचुरल यूनिट्स हैं। आप इसको डिवाइड क्यों कर रहे हो? सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क। इटली को आप पैच वर्क में मत देखो कि आप छोटे छोटे से पार्ट में इसको डिवाइड कर दे रहे हो एंड यहाँ पे किंगडम्स बना दे रहे हो। ठीक है, इट हैड टू बी into a single unified republic। इसको क्या भाई बना के रखो? एक सिंगल यूनिफाइड, पूरा यूनाइट करके रखो, क्या बना दो? रिपब्लिक। ओके, विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। सो दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। सो ये जो यूनिफिकेशन हम करेंगे, ठीक है, ये होगी हमारी इटालियन लिबर्टी। यही हमारी, हमको लिबर्टी इसी से मिल जाएगी कि आप इसको यूनिफिकेशन कर दो। इसी का, हमारी लिबर्टी का बेस यही है कि आप हमको क्या कर दो? इस इटली को पूरी तरह से यूनाइट कर दो। सो फॉलोइंग दिस मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। इसी को फॉलो करते हुए बहुत सारी सोसाइटीज और वगैरह क्या हो गई? इस्टेब्लिश होने लगी। ठीक है, मैज़नीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव। अब जो मैज़नी ने इतना सारा सब कुछ स्प्रेड करना शुरू कर दिया, लोगों ने अब सुनना भी शुरू कर दिया। अब जो मैज़नी ने सोसाइटी इस्टेब्लिश कराई थी उसमें लोग मेंबर भी बन के आने लगे। ठीक है, प्लस लोग अपनी और सोसाइटी स्टैब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लोग अब यहाँ पे अपनी सोसाइटी स्टैब्लिश कर रहे हैं, जैसे जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में, यहाँ पे अपनी अपनी सोसाइटी सेटअप हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? मैज़नी को एक तरह से जो वहाँ के कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव को मैज़नी से एक तरह से डर लगने लग गया। ठीक है, कि यहाँ पे अभी भाई मैज़नी की वजह से कहीं मोनार्किकल सिस्टम को वापस से कोई खतरा ना हो जाए। तो यहाँ पे जो मेटरनिक ड्यूक मेटरनिक, कहाँ पे नाम आया था ड्यूक मेटरनिक का नाम? सो ड्यूक मेटरनिक कंजर्वेटिव्स में आया था, याद करिए, अभी हमने पढ़ा था। सो ड्यूक मेटरनिक जो थे उन्होंने यहाँ पे एक तरह से बोला है, जो हमारे गिसिप्पी मैज़नी है उनको बोला है, ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मीन्स जो हमने मोनार्किकल सिस्टम को इस्टेब्लिश करके रखा है, हमने जो कंजर्वेटिज्म वाली चीज़ें बना के रखी हैं, सो उसके लिए ही इज़ द डेंजरस एनिमी, कि वो उसको क्या कर सकते हैं? बहुत ही बड़ा उसके लिए क्या है? खतरा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे इंडिया में भी जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स को एक जो हमारे एक रिवोल्यूशनरी थे उनसे बहुत डर लगता था। ठीक है, तो अगर आप रिवोल्यूशनरी के नाम कमेंट करके बताएंगे तो उसमें से उनका नाम बताइएगा कि ब्रिटिशर्स को कौन से रिवोल्यूशनरी थे उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 to 1848। सो यहाँ पे
एज ऑफ रिवोल्यूशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए थे फ्रॉम द 1830 टू 1848। तो हमने देखा कि 1815 में कैसे आ जाती है हमारे कंजर्वेटिव्स, ठीक है। उसके बाद 1850 टू 1830 कंजर्वेटिव्स रूल करते हैं। सो एज कंजर्वेटिव ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कंजर्वेटिव अपना पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं कि कैसे लोगों को सेंसरशिप लगा के कैसे लोगों को कंट्रोल में रखा जाए, ठीक है। बट जो हमारे लिबरलिज्म है, जो हमारे नेशनलिज्म है, वो अभी भी क्या हो रहा है, रेवोल्यूशन करना चाह रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कैसे हम सोसाइटी बना के कैसे हम क्या करें, नेशनलिज्म रेवोल्यूशन को ला सकें, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ में क्या होते हैं, रेवोल्यूशन होते हैं, जैसे इटली में, जर्मन स्टेट में, प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड में एंड पोलैंड में, इन सारे रीजन्स में धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, रेवोल्यूशन की शुरुआत होने लगती है। दीज रेवोल्यूशन वर लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट, ये रेवोल्यूशन कौन करते हैं, बेसिकली लिबरलिज्म और नेशनलिज्म, मीन्स हमारे लिबरल नेशनलिस्ट करते हैं, जो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, बेसिकली मिडिल क्लास एलाइट, ना बहुत पुअर होते हैं ना रिच, जो हमने पढ़ा था कि कैसे हमने यूरोप का पूरा पढ़ा था, एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास। सो वही मिडिल क्लास सेक्शन से निकल के आते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, स्कूल टीचर्स होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कॉमर्शियल मिडिल क्लास, कॉमर्शियल मिडिल क्लास मीन्स कौन हो गया बेटा, बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, कॉमर्शियल मिडिल क्लास। सो ये सारे मेंबर्स जो होते हैं, ये लिबरल नेशनलिस्ट इनको बोलते हैं। सो ये सारे निकल के आते हैं और रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। सो फर्स्ट जो अपहेवल होता है वो जुलाई 1830 में होता है। यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे जो बॉर्बन किंग को बैठाया गया था, वापस से नेपोलियन के बाद बॉर्बन किंग को सेटअप किया गया था, बॉर्बन डायनेस्टी फिर से रिस्टोर की गई थी। सो उसको पावर जो है यहाँ पे, उसको यहाँ पे अब बना दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखिए यहाँ पे सो जो पावर थी, अभी पूरी तरह से मोनार्की सिस्टम चल रहा था, वापस से नेपोलियन के बाद मोनार्की सिस्टम कर दिया गया था क्योंकि कंजर्वेटिव्स आ गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिबरल नेशनलिस्ट हमारे आ गए हैं, उन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश करी, मतलब मोनार्की अभी भी है यहाँ पे, राजा महाराज अभी भी रहेंगे, बट क्या होगा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रहेगा, ठीक है, जैसे इसके पहले फ्रांस में हुआ था। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश करी गई एंड राजा कौन थे, लुइस फिलिप। कौन थे, लुइस फिलिप। तो यहाँ पे मैटरनिक की देखिए बात फिर से आ गई, जो हमारे कंजर्वेटिव्स थे उनकी बात फिर से आ गई। क्या बोल रहे हैं ये कि व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, मीन जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या लग जाती है, ठंड लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से बोल रहे हैं कि फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रहा है तो भाई अब पूरे यूरोप में चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसने बोला था, ड्यूक मेटरनिक, याद रखिएगा नाम, देखिए बार बार इनका नाम सामने आ रहा है, स्टेटमेंट बहुत देते थे भाई, अच्छी अच्छी लाइंस बोलते थे। सो द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। तो यहाँ पे जुलाई रेवोल्यूशन होता है जिसकी वजह से जो बेल्जियम होता है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो जाता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होके अब बेल्जियम क्या हो गया है, इंडिपेंडेंट हो गया है, ठीक है। एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइड अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए यहाँ पे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे ग्रीक की बात आ गई। सो ग्रीस बेसिकली था कहाँ, पहले ही हम ये देखते हैं। सो ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर मीन्स कौन होते थे, बेसिकली यहाँ पे इस्लाम होते थे, ठीक है, इस्लामिक थे। लेकिन अगर आप तो यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे तो अलग चीज़ें हो गई, क्योंकि ग्रीक में जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, ठीक है। एंड ओटोमन एम्पायर तो हो गया हमारा इस्लामिक, हो गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे वही इनको क्या चाहिए थी, आज़ादी चाहिए थी। सो ओटोमन एम्पायर में ये 15th सेंचुरी से ही थे, ठीक है। सो जो हमारा ग्रीक है, ग्रीस है, सॉरी, ग्रीस जो कंट्री है वो बेसिकली एशिया एंड यूरोप के बॉर्डर पे पड़ती है। सो एशिया में आपको पता है कि एशिया में जो टर्की वाला रीजन है वहाँ पे ओटोमन एम्पायर था। सो ओटोमन एम्पायर की तरह से यहाँ पे स्प्रेड हो गया था एंड ग्रीस को भी कवर कर लिया था। So the growth of revolutionary nationalism in Europe is sparked of a struggle for independence among the Greeks which began in 1821. So जो ये नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप में बढ़ रही है उसी की वजह से अब ग्रीक के भी लोग थे, उनके अंदर भी सेंटीमेंट आ गया 1821 में, ठीक है। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल। एग्जाइल मीन्स जो देश के बाहर रह रहे हैं, ग्रीक्स, ऐसे ग्रीक जो देश के बाहर रह रहे हैं उनसे भी सपोर्ट मिला इनको, प्लस अदर जो यूरोपियन कंट्रीज थी, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ के लोगों से भी इनको क्या मिला, बहुत ही सपोर्ट मिला, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने अपना ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किया। सो पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन? क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन मीन्स देखिए ग्रीक क्या है, ग्रीक में आपको एज यू नो कि क्रिश्चियंस रहते हैं। सो क्रिश्चियन थे, सो यहाँ आपको पता है कि इंडिया में भी जो ग्रीक सिविलाइजेशन आई थी,
ठीक है। और ये ग्रीक सिविलाइजेशन बहुत सारे पार्ट्स में क्या हुई थी, धीरे धीरे स्प्रेड हुई थी, यहाँ से यूरोप से निकल के ये वर्ल्ड के कई पार्ट में जाके स्प्रेड हुई थी ग्रीक सिविलाइजेशन। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे जो इनकी सिविलाइजेशन है उसको स्प्रेड करने में ग्रीक का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसलिए बोला जाता है कि इट इज़ द क्रैडल, क्रैडल मीन्स पाल पोस के एक तरह से बड़ा करना होता है ना। सो यूरोपियन सिविलाइजेशन को एक तरह से जो बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंचाया है वो ग्रीस ने पहुंचाया है यहाँ पे, ठीक है। सो क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या लिखोगे, ग्रीस को लिखोगे, ठीक है। आ सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन आपको टिक करने के एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच कंट्री इज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, तो आप वहाँ पे बस ग्रीस को टिक करिएगा। सो एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। सो यहाँ पे जो ग्रीस के लोग थे, यहाँ के जो पोएट्स थे, पोएट्स ने कोशिश करी कि लोगों का ओपिनियन मिल सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके, ताकि यहाँ पे जो एक मुस्लिम एम्पायर ने ग्रीस को कंट्रोल में करके रखा है उनसे इनको आज़ादी मिल सके। सो यहाँ पे द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बैरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन वॉर। सो यहाँ पे एक बहुत बड़े पोएट थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट की कोशिश करी कि यहाँ पे ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल सके, फ्रीडम मिल सके। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी फंडिंग इकट्ठा करी, फंड्स इकट्ठा किए, और बाद में ये वहाँ पे जहाँ वॉर हो रहा था वहाँ पे लड़ने के लिए भी गए, बट यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू फीवर इन 1824 में इनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से ये वॉर में नहीं जा पाते हैं जो भी। सो फाइनली द ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। फाइनली जो हमारा ग्रीस है उसको फ्रीडम मिलता है, और यहाँ पे कौन सी ट्रिटी साइन होती है, ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832। ओके, सो फाइनली ग्रीक इज इंडिपेंडेंट नाउ। सो ओके, सो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने आज की क्लास में हमने नेशनल कंजर्वेटिव्स की फीलिंग देखी। कंजर्वेटिव के बाद हमने यहाँ पे जो भी यहाँ पे रिवोल्यूशनरी थे, रिवोल्यूशनरी को देखा। उसके बाद हमने एक तरह से रेवोल्यूशन का एरा देखा फ्रॉम 1830 टू 1848। ओके, इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा था वो सारी चीज़ें हमने रिवाइज करी। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हों, एंड जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसको नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। ओके, एंड वीडियो पसंद आई हो देन मेक श्योर कि लाइक करिए, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, प्लस बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगर कोई भी न्यू वीडियो आती है तो आपको ऊपर से नोटिफिकेशन मिले। ओके, देन थैंक यू क्लास।